तो हेलो दोस्तों, स्वागत है इस चैनल पे। आज हम आ गए हैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता का प्रैक्टिस सेट करने के लिए। तो आज हम पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए हमारे साथ सेट बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सूरत। तो चलिए कुछ विस्तार से हम लोग जानते हैं। तो आप आ जाइए हमारे इस पेज पे और इस पे देखिए। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गई। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता राम बिहारी घोष ने की थी। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है दोस्तों कि 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में चरमपंथियों और नरमपंथियों का अध्यक्षता कौन किया था? तो राम बिहारी घोष ने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति मिली हुई है। राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्तियाँ इस्तेमाल करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होती है। क्षमा दान की शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के दोषी व्यक्ति की सजा को माफ, निलंबित या कम कर सकते हैं। भारत में राज्यपाल को भी क्षमा दान की शक्ति मिली हुई है। यह शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत मिली हुई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत क्षमा दान करने की राज्यपाल को शक्ति मिला हुआ है? तो 161 के तहत मिली हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 72। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के खाली स्थान तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत के लोगों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था। इसे खाद्य अधिकतर अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। इस अधिनियम की खासियतें: यह अधिनियम भारत सरकार के मौजूद खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को कानूनी अधिकारों में बदलाव है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों की 75% और शहरी इलाकों की 50% आबादी को सब्सिडी वाले खाद्य का लाभ मिलता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 75%, क्योंकि ग्रामीण आबादी के लिए कह रहा है, शहरी आबादी के लिए कहता तो इसका हो जाता 50%। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो यह दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा ताप ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है। उसके बाद दोस्तों गुजरात आता है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दे। यह पंक्तियाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसी ने कही थी? तो यह जो नारा है दोस्तों, यह महात्मा गांधी ने दिया था। तो हम लोग महात्मा गांधी के टिक करेंगे। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उन विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती
और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं। तो दोस्तों ऐसे विवाह को हिंदू धर्म में गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह। तो इसका हम पीडीएफ में भी देख लेते हैं। देखिए, गंधर्व विवाह हिंदू विवाह के 8 शास्त्रीय प्रकारों में से एक है। यह प्रेम और सहमति से होने वाले विवाह होता है। इसे प्रेम विवाह का प्राचीन रूप माना जाता है। इस विवाह में किसी तरह का अनुष्ठान या परिवार की भागीदारी नहीं होती है। गंधर्व विवाह के बारे में ज़्यादा जानकारी वर वधु को अपने अभिभावकों की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। विवाह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कुछ। पाश्चात्य विवाह हिंदू साहित्य में वर्णित हिंदू विवाह का एक अधार्मिक रूप है। इसमें कोई पुरुष किसी सोई हुई नशे में या मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ चुपके से बलात्कार करता है और उसे विवाह माना जाता है। मनुस्मृति में इसे पापपूर्ण कृत्य बताया गया है। तो हम लोग जाने पैशाच विवाह। अब हम लोग देखते हैं देव विवाह। देव विवाह क्या होता है? देव विवाह विवाह का एक धार्मिक रूप है। इसमें किसी धार्मिक काम या सेवा के बदले में पिता अपनी बेटी का विवाह किसी योग्य पुरोहित या विद्वान से करते हैं। इस विवाह में अन्य की सहमति होती है। देव विवाह को दूसरा सबसे पुण्य विवाह माना जाता है। देव विवाह के बारे में कुछ और खास बात हम लोग जानते हैं। देव विवाह में कन्या को वैदिक यज्ञ में पुरोहित को उपहार में दिया जाता है। तो हम लोग पैशाच विवाह के बारे में जाने, गंधर्व विवाह के बारे में जाने, देव विवाह के बारे में जाने। अब हम लोग जानते हैं प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में दोस्तों हिंदू धर्म में विवाह का एक रूप है। यह एक धार्मिक विवाह है। इस विवाह में लड़की का पिता दूल्हे को अपनी बेटी सौंपता है। लड़की का जो पिता होता है दूल्हे को अपनी बेटी सौंपता है। इस विवाह में दूल्हे और दुल्हन को एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करने की सलाह दी जाती है। बताया गया है कि हिंदू धर्म में 8 तरह से शादियाँ होती है, विवाह होती है। तो वो भी है ब्राह्म विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और आर्ष विवाह। तो ये सारे विवाह होते हैं हिंदू धर्म के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंधर्व। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको डाउट लग रहा है। ऐसे तो आंसर में सिकंदर का मौत दिया हुआ है, तो हमको नहीं लगता है कि हमको ये आंसर गलत लगता है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। भारत में जोन बिल मेला जी भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा असम। यह जो मेला है दोस्तों असम राज्य में होता है। पहले हम लोग जानते हैं विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि एक वस्तु को बदले दूसरे व्यक्ति से अपने ज़रूरत के अनुसार वस्तु लेना, इसी को विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जोनबिल मेला भारत के असम में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला 3 दिवसीय मेला है। यह सांस्कृतिक समुदाय और वाणिज्य का उत्सव है और अपनी वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए जाना जाता है। मेले में क्या होता है? विभिन्न जनजातियों के लोग घर में बने सामान और उपज का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान मतलब कि लेना देना। इस मेले के पारंपरिक संगीत, नृत्य, अनुष्ठान और सामुदायिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है। यह मेला असम के फसल उत्सव माघ बिहू के सप्ताह पर आयोजित किया जाता है। यह मेला मोरीगांव जिले में जगीरोड के पास ऐतिहासिक जोनबिल नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी? बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1765। ईस्ट भारत में पहली
यात्री रेलगाड़ी का संचालक किसके बीच हुआ था। तो हम लोग थोड़ा सा इसको पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर खोजने का प्रयास करेंगे। तो भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के लिए चली थी। यह ट्रेन 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस ट्रेन को चलाने के लिए साहिब सुल्तान और सिंध नामक के 3 इंजनों का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन में 13 गाड़ियाँ थीं। भारत में रेलवे की शुरुआत करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रह चुके थे। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों मुंबई और ठाणे। तो भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी के संचालक किसके बीच हुआ था, तो मुंबई और ठाणे के बीच हुआ था, और ठाणे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन चिरोल द्वारा खाली स्थान के रूप में वर्णित किया गया था। तो इसका आंसर आप लोग टिक लगाइए। ब्रिटिश पत्रकार वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन चिरोल द्वारा खाली स्थान के रूप में वर्णित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, भारतीय अशांति के जनक। तो दोस्तों वेलेंटाइन चिरोल जो था वह ब्रिटिश पत्रकार था। आंसर नंबर 2। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये है द इनसाइडर किताब के लेखक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। यह किताब साल 1998 में प्रकाशित हुई थी। यह राव का पहला उपन्यास था। अगला क्वेश्चन है भारत के जनसंख्यांकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1921। अगला क्वेश्चन है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। तो ये दोस्तों फ्रांस में है। मुख्यालय फ्रांस के ल्यू में है। ल्यू एक शहर है, फ्रांस का एक शहर है। तो इसका मुख्यालय फ्रांस के ल्यू में है। इसके दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं और सभी 194 सदस्य राज्यों में एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अब हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। तो दोस्तों ये होता है चिकनी मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में दोस्तों जल्दी पानी अंदर नहीं जाता है और बहुत सारे मिट्टी ऐसे होते हैं जिसमें पानी बहुत जल्दी अंदर चला जाता है, पानी विलुप्त हो जाता है, जैसे कि रेत में बालू में डालने के बाद। क्वेश्चन नंबर 16 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बतलाइए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक था। 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। यह बैंक 3 प्रेसिडेंटी बैंकों को मिलाकर बना था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। यह बैंक बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाकर बनाया गया था। इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई है। स्टेट बैंक 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था, तो भारतीय स्टेट बैंक को ही जाना जाता था। यूपी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है।
तो ये जो मंदिर है दोस्तों, ये भगवान शिव को समर्पित है। विरूपक्ष मंदिर भारत के कर्नाटक के विजयनगर जिले के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, जो भगवान शिव का 7वीं शताब्दी का मंदिर है। यह हम्पी में स्मारकों के समूह का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह मंदिर श्री विरूपक्ष को समर्पित है, जिसमें भगवान शिव का मूर्ति स्थापित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगरपंथ बंदरगाह शहर नहीं था? तो लोथल तो था, ये तो हर कोई जानता है। खीरासारा भी था और बालकोटा भी था। तो राखी गढ़ी नहीं था दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राखी गढ़ी। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो दोस्तों पहला जो उच्च संवैधानिक पद है वो है राष्ट्रपति का। पहला है राष्ट्रपति का, तो दूसरा उप राष्ट्रपति का होगा। तो इसमें राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? नंबर 1 उपराष्ट्रपति। एरातेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? आप लोग बतलाइए। एरातेश्वर जो मंदिर है दोस्तों, यह तमिलनाडु में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो दोस्तों 21वां का सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। यह हड़प्पा जो था यह सिंधु घाटी सभ्यता में ही आता था। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो इसका जो दोस्तों आंसर दिया हुआ है वो है घाघरा, लेकिन हमको लगता नहीं है, क्योंकि घाघरा जो नदी है दोस्तों हिमालय से निकलती है और नेपाल की तरफ जाता है। लेकिन सेट में इसका आंसर घाघरा दिया हुआ है और यह बिहार में लिख रहा है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह जनसंख्यांकी कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जनसंख्यांकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? जनसंख्यांकी शब्द ग्रीक शब्द डेमोस और ग्राफी से लिया गया है। इसका अर्थ है जनसंख्या और विज्ञान। इस प्रकार जनसंख्यांकी मानव जनसंख्या विज्ञान अध्ययन है। जनसंख्या परिवर्तन में 3 घटक आते हैं, जैसे कि जन्म, मृत्यु और प्रवासन। जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग चले जाते हैं। इस अध्ययन के क्षेत्र में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे ही जनसंख्यांकी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्यांकी। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग गलत ढंग से सुमेलित है? का पंजाब, वांचो जो नृत्य है ये अरुणाचल प्रदेश का है, नोगक्रीम ये मेघालय का है और घूघर राजस्थान का है, लेकिन इसमें दिया हुआ है बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूमर, क्योंकि घूमर जो है ये राजस्थान का नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो ये दोस्तों घाघरा नदी जो है वो नेपाल से निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4था नंबर घाघरा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायालयों में कितने विभिन्न स्तर होते हैं? तो ये होते हैं 3। तो इसमें पहला आता है सत्र न्यायालय, दूसरा आता है उच्च न्यायालय और तीसरा आता है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? तो ये जो ग्रंथ है दोस्तों यह कालिदास ने लिखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। हम लोग देखते हैं, खाली स्थान के आधार पर
उद्योग के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अश्वमित्व। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर याद रखिएगा, मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई। पहला मुंबई है दोस्तों, दूसरा में आपका आ जाएगा दिल्ली, तीसरा में आपका आ जाएगा कोलकाता और चौथा में आ जाएगा आपको चेन्नई। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कहाँ है? तो ये वैकाल झील है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वैकाल झील। वैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित है। बैकाल झील से जुड़ी कुछ और खास बातें, यह दुनिया की सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई 1700 मीटर है। यह दुनिया की सबसे पुरानी झील है। इसकी उम्र करीब 25 मिलियन साल है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें दुनिया के कुल जमे हुए मीठे पानी का 20% हिस्सा है। इसे टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी सेरिंगपट्टम की रक्षा करते हुए हुई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1799। नंबर 32, डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम बेर्नर्स-ली। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो इसका तो आंसर लगभग सभी लोग जानते हुए होंगे, झारखंड भारत का सबसे ज़्यादा कोयला भंडार राज्य है। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था? तो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी हडिंग 1844 से 1848 तक भारत का गवर्नर रह चुके थे और भारत के लोग उस कारतूस को विरोध कर रहे थे जिस कारतूस में गाय, बैल और अन्य जानवरों का चर्बी मिला करके बनाया जाता था। तो दोस्तों अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से क्या भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं में से एक है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संघवाद। यह प्रमुख विशेषताओं में से एक है। खाली स्थान की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और इसके भाई आत्मा राम पांडुरंग द्वारा की गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज। नंबर 37, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है शुक्र ग्रह, वीनस दोस्तों धरती का पृथ्वी का सबसे नज़दीक वाला ग्रह भी कहा जाता है और जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ सुदिनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालाल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। विजयालय। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी दोस्तों बहुत सारी किताब भी लिखे थे, तो वो उसमें से एक प्रमुख किताब है सत्य का प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य का प्रयोग, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। यह जो उत्सव है यह उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में कोणार्क के पास
चंद्रभागा के रेतीले समुद्र तट पर 1 से 5 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ। और हम एक और बात बतला देना चाहते हैं कि सामान्य झारखंड सामान्य ज्ञान, इसका हम आंसर क्वेश्चन अगले नेक्स्ट डे बतलाने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और विस्तार से समझाने में बहुत टाइम भी लगा हुआ है। तो दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को हम विस्तार से समझाए हुए हैं, पीडीएफ के माध्यम से समझाए हुए हैं, और जो रटने लायक है उसके पीडीएफ नहीं बनाए हैं। तो दोस्तों इसका पीडीएफ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में डाल देंगे, तो और भी आप अच्छे से विस्तार पूर्वक जान लीजिएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लॉन्ग व्याख्या भी करेंगे, तो उसमें भी आप पढ़ लीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट डे अगला विषय पर चर्चा करेंगे, जैसे कि झारखंड का जीके हम लोग बनाने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नॉलेज भी मिला हो। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।